नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पुलिस हिरासत में हो रही हिंसा जो कि मानवाधिकारों के लिए खतरा है। तो हम लोग इस वीडियो में जो पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसाएं हैं, जो पुलिस कस्टडी में अपराधी की मौत हो जाती है, कभी कभी जेल में मौत हो जाती है, इसके बारे में आप लोग सुने ही होंगे। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में मौत हो जाती है या कस्टडी में जेल में अपराधी की मौत हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोग मानवाधिकारों के लिए खतरा के रूप में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे यह मानवाधिकारों के लिए खतरा है, भारत में कितने मामले हर साल या अभी तक हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद हिरासत में यातना, पुलिस की हिरासत में अपराधियों की यातना या हिंसा और पुलिस अत्याचारों को जारी रख पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों एवं गरिमा पर सबसे बड़े संकट उत्पन्न कर रहे हैं। जो पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी अपराधियों पर यातना करते हैं, हिंसा करते हैं और अत्याचार करते हैं, जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। तो आप लोग कमेंट में सीजेआई का नाम बताइए। भारत का इस समय सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो उन्होंने एक कानूनी सेवा मोबाइल एप्लीकेशन एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA नालसा की कानूनी सेवाओं के विजन एवं मिशन स्टेटमेंट के शुभारंभ पर यह बयान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इसी पे विजन एवं मिशन स्टेटमेंट में यह कहा कि जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ पर अपराधियों पर अत्याचार करते हैं, वहाँ उन पर हिंसा की जाती है, उन पर यातना की जाती है, जो मानवाधिकार के खिलाफ है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? तो इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था, जो समाज के संवेदनशील वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी यूनिफॉर्म नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से नवंबर 1995 में लागू हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। मतलब जो यह कानून 1987 का है अधिनियम, जो 1995 में लागू हुआ था, इसका मकसद था कि जो गरीब वर्ग से लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग से लोग हैं, जो कानूनी जो वकील के खर्च नहीं उठा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनका खर्चा सरकार उठाएगी। तो इसका संरक्षक कौन है? इसका जो मुख्य संरक्षक है वह मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह इस प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब एवं संवेदनशील वर्गों को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने हेतु मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। जो संविधान का अनुच्छेद 39A है, यह समाज के गरीब तबके एवं संवेदनशील वर्गों को समान अवसर के रूप में इसके आधार पर न्याय को बढ़ावा देने हेतु मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। मतलब जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो अच्छे वकील करके कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन सरकार या अनुच्छेद 39A, संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको भी सरकारी वकीलों के माध्यम से फ्री में कोर्ट में मुकदमा लड़ने का सहायता मिलता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 का भाग 1 राज्य को कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। मतलब अनुच्छेद 14 में और अनुच्छेद 22(1) में सभी अमीर लोग, गरीब लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग और अच्छे वर्ग के लोग सबको बराबर कानूनी समानता होनी चाहिए। गौरतलब है कि नालसा और उसके नेटवर्क द्वारा निभाई गई भूमिका सतत विकास लक्ष्य 16 को प्राप्त करने हेतु काफ़ी प्रासंगिक है, जिसका लक्ष्य सतत विकास हेतु शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना है, सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना है और प्रभावी, जवाबदेह एवं सभी स्तरों पर समावेशी संस्थान का निर्माण सुनिश्चित करना है। अब बात करते हैं इसके विजन और मिशन स्टेटमेंट पर। नालसा के विजन और मिशन स्टेटमेंट पर, यह एक समावेशी कानून प्रणाली को बढ़ावा देने और हाशिए पर और वंचित क्षेत्र के लिए निष्पक्ष एवं सार्थक न्याय सुनिश्चित करने हेतु नालसा के दृष्टिकोण को समाहित करता है। यह कानूनी रूप से उपलब्ध लाभों और लाभार्थियों के बीच की खाई को कम करने के लिए प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, कानूनी साक्षरता और जागरूकता प्रदान करके समाज के हाशिए पर और बहिष्कृत समूहों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए नालसा के मिशन को
बढ़ावा देता है। मतलब जो वर्ग कमज़ोर है, जो कोर्ट नहीं जा सकता है, उसको कानूनी जानकारी देता है, उनको कोर्ट जाने में साधन मुहैया कराता है, जिससे वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। अब बात करते हैं कानूनी सेवाएं मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो इसमें कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और अन्य शिकायतों के पंजीकरण आदि की सुविधा होगी। जो इस ऐप में कानूनी सहायता मिलेगी, इसकी सलाह मिलेगी और उसके बाद आपको शिकायतों का पंजीकरण आदि की सुविधा होगी। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सुविधाएं और स्पष्टीकरण की मांग जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं, जो कानूनी सहायता के लाभार्थियों और कानूनी सेवा प्राधिकरणों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। लाभार्थी ऐप के माध्यम से पूर्व संस्थान मध्यस्थता के लिए आवेदन कर सकते हैं और पीड़ित ऐप के माध्यम से मुआवजे के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऐप के माध्यम से वो लोग अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं, अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं और जो उसके लिए जो मुआवजा होगा और उसके लिए मध्यस्थता सब ऐप के माध्यम से हो जाएगी। अब बात करते हैं भारत में हिरासत में जो हिंसा हो रही है, अब तक होती गई है, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसके जो डेटा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सांख्यिकी क्या है, मतलब कितने लोगों की अब तक हिरासत में मौत हो चुकी है, कितने लोगों की नहीं, कितने पुलिसकर्मी इसके लिए दोषी पाए गए, हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 और वर्ष 2018 के मध्य भारत में 1727 ऐसी मौतें दर्ज होने के बावजूद केवल 26 पुलिसकर्मियों को हिरासत में हिंसा का दोषी ठहराया गया था। 2001 से 2018 के बीच, मतलब 18 सालों में 1727 मौतें दर्ज हुई हैं। मतलब हर साल 100 मौतें दर्ज हुई हैं पुलिस की हिरासत में, जिसमें सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को हिरासत में हिंसा का दोषी ठहराया गया है। वर्ष 2018 में 70 मौतों में से केवल 4.3% में पुलिस द्वारा शारीरिक हमले के कारण हिरासत के दौरान चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को छोड़कर पूरे देश में इस तरह की मौतों के लिए किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया था। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को छोड़कर पूरे देश में पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जाता है अगर उसके हिरासत में हिंसा या किसी अपराधी की मौत हो जाती है। तो हर साल लगभग 100 अपराधी की मौत हो जाती है, लेकिन इसके एवज में सिर्फ 1.5 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जाता है। हिरासत में हुई मौतों के अलावा वर्ष 2000 और वर्ष 2018 के मध्य पुलिस के खिलाफ 2000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किए गए थे और उन मामलों में केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था। मतलब जो 1727 मौतें हुई हैं हर साल 100 मौतों के अलावा पिछले 18 सालों में हर साल 100 से ऊपर, मतलब 2000, पिछले 18 सालों में 2000 से अधिक पुलिस के खिलाफ 2000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें सिर्फ 344 पुलिसकर्मी दोषी ठहराए गए हैं। मतलब 2000 से अधिक अगर मानवाधिकार उल्लंघन मामले हैं तो कम से कम 2000 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए, जबकि सिर्फ 344 पुलिसकर्मी दोषी ठहराए गए हैं। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। जब पुलिस की गिरफ्त में अपराधियों की मौत हो जाती है और इसमें पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जाता है, पुलिस के प्रताड़ना से मौत हो जाती है, तब भी उनको दोषी नहीं ठहराया जाता। इसका मुख्य कारण क्या है? तो पहला है कि कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव। पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। गिरफ्तारी या नज़रबंद के पहले घंटे अक्सर आरोपी के मामले के भाग्य का फैसला करते हैं। सबसे पहले जो कानूनी प्रतिनिधित्व है इसका अभाव है, मतलब इसकी स्पष्ट जानकारी ना होना है। जब भी पुलिस थानों में किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो जो उसका पहला घंटा होता है उसमें सबसे पहले उसको प्रताड़ित किया जाता है। यही निर्धारित करेगा कि उसको क्या सज़ा मिलेगी। मतलब पहला घंटा ही क्लियर करेगा कि उसको क्या सज़ा मिलेगी। उसी में उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसी में उसके साथ सब कुछ किया जाता है। अगला कारण है लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ, जो कि मुख्य कारण है। न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली लंबी, महंगी औपचारिक प्रक्रियाएं गरीबी और कमज़ोरों को हतोत्साहित करते हैं, जिससे वो लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो जाती है, जो कि एक मुख्य कारण है, जो कि एक गड़बड़ कारण भी है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है बहुत धीरे है। इसके वजह से गरीब और कमज़ोर व्यक्तियों आत्महत्या कर लेते हैं हतोत्साहित होने के कारण। अब अगला कारण है मजबूत कानून का अभाव। भारत में अत्याचार विरोधी कानून नहीं है और अभी तक हिरासत में हिंसा को अपराध घोषित नहीं किया गया है, जबकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भ्रामक है। मतलब भारत में अभी तक इसके लिए कोई मजबूत कानून नहीं बना है कि अगर किसी पुलिसकर्मी के गिरफ्तारी में अगर कोई अपराधी की मौत हो जाती है तो पुलिसकर्मी की सज़ा के लिए कोई खास कानून नहीं है। और अगला कारण है संस्थागत चुनौतियाँ। पूरी जेल प्रणाली प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से अपारदर्शी है तथा इसमें पारदर्शिता का अभाव है।
मतलब पुलिस की हिरासत में जेल में कोई बंदी किसी बंदी को मार दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन को पूरी जानकारी होती है, लेकिन पारदर्शिता नहीं है। भारत कारागारों में वांछित सुधार लाने में भी विफल रहा है। जेलें खराब परिस्थितियों, भीड़भाड़, अधिक लोगों का दबाव एवं जेलों में होने वाले नुकसान के खिलाफ न्यूनतम सुरक्षा उपायों से नहीं प्रभावित होती रहती हैं। अगला है अधिक दबाव। हाशिए की समझाओं को लक्षित करने के लिए यातना सहित अत्यधिक बल का उपयोग और आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों को नियंत्रित करना या विचारधाराओं का प्रचार करना, इसे राज्य अपने अधिकार के विपरीत मानता है। जो वर्ग हाशिए पर हैं, मतलब जो सरकार पर प्रश्न करते हैं या जो कमज़ोर हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको अधिक प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस की गिरफ्त में उनको अधिक प्रताड़ित किया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन न करना। हालांकि भारत ने वर्ष 1997 में अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके अनुसमर्थन का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। मतलब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर साइन किया था 1997 में, लेकिन उसका पालन अभी भी भारत में नहीं हो रहा है कि अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जबकि हस्ताक्षर केवल संधि में निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए देश के इरादे को इंगित करता है, दूसरी ओर अनुसमर्थन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कानूनों और तंत्रों के निर्माण पर जोर देता है। अगला है संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत यातना से सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का पहला भाग के तहत सलाह का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। बल्कि मतलब इतने अधिकार हैं, मूल अधिकार है, जो कि किसी को यातना नहीं मिलनी चाहिए, उसके बावजूद पुलिस गिरफ्त में यातना मिलती है। दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड CRPC की धारा 41 को वर्ष 2009 में 41A, 41B, 41C और 41D के तहत सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था, ताकि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी और हिरासत में उचित आधार तथा दस्तावेजी प्रक्रिया सुनिश्चित हो। गिरफ्तारी को परिवार, दोस्तों और जनता के लिए पारदर्शी बनाया जा सके एवं कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त हो। अब बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। हम लोगों ने इतना देर तक इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, इसका क्या निष्कर्ष है। तो पुलिस की ज्यादतियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार करना आवश्यक है। मतलब जिसके साथ भी पुलिस अत्याचार कर रही है, उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हर थाने या जेल में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग लगाना इसी दिशा में एक कदम है। यदि भारत कानून के शासन द्वारा शासित समाज के रूप में बना रहना चाहता है, तो न्यायपालिका के लिए अनिवार्य है कि वह अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच न्याय तक पहुँच के अंतर को पाट दे। अगर भारत खुद को कानून का शासन द्वारा शासित देश कहता है, तो सबसे पहले इसकी न्यायपालिका को चाहिए कि जो सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे संपन्न वर्ग है और जो सबसे गरीब वर्ग है, इनके बीच न्यायिक जो कमजोरी है, न्यायिक अंतर है, इसकी खाई को पाटा जा सके। भारत में न्याय प्राप्त करना केवल एक आकांक्षी लक्ष्य नहीं है। न्यायपालिका को इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।